लेक्चर 50 का असमानता एवं समावेशी विकास, आर्थिक असमानता तथा समावेशी विकास। तात्पर्य: किसी समाज के सदस्यों और समूहों के बीच संसाधनों का असमान वितरण होना ही असमानता कहलाता है। प्रकार: आय की असमानता। आय की असमानता का आशय गरीबी नहीं है, किंतु ये संभव है कि गरीब के कम गरीब होने की तुलना में अमीर तेजी से अमीर हो रहे हों, जिससे आय असमानता बढ़ रही है। अवसर की असमानता। ऐसे समाज में जहां असमानता पीढ़ियों से चली आ रही है, वहां निम्न आर्थिक स्थिति वाले लोग अवसरों से वंचित रहते हैं। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी असमानता बढ़ती रहती है। परिणामों की असमानता। परिणामों की असमानता तब होती है जब व्यक्तियों के पास समान स्तर की भौतिक संपत्ति या समग्र जीवन यापन की आर्थिक स्थितियां नहीं होती हैं। परिणामों की असमानता तथा अवसर की असमानता दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि परिणामों की असमानता अवसरों की असमानता का ही एक परिणाम होती है। आर्थिक असमानता बढ़ने के कारण वैश्वीकरण ने दुनिया भर के बाजारों को खोल दिया, जिससे लाभदायक निवेशों का विस्तार हुआ। यही कारण रहा कि अमीरों की संपत्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। जिसके पास अधिक पूंजी है, वही विश्व बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर पाता है और अधिक अमीर बन पाता है। प्रौद्योगिकी के विकास ने कुछ लोगों को बहुत अमीर बनाने में सहयोग दिया, जबकि अन्य को पीछे छोड़ दिया। अर्थव्यवस्था में वित्तीय बाजारों की भूमिका बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े कॉरपोरेट ही इन बाजारों से पैसा निकाल पा रहे हैं तथा लाभ कमा रहे हैं, जिससे आर्थिक असमानता में और वृद्धि हो रही है। वित्तीय ज्ञान और पूंजी। वित्तीय बाजारों तथा शेयर बाजारों से पैसा कमाने का माध्यम है। इससे बहुत कम लोग आय प्राप्त कर रहे हैं और अधिक अमीर होते जा रहे हैं। सरकारों द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक निवेश के क्षेत्र में कमी आने से कॉरपोरेट को अवसर प्राप्त हुए हैं। इससे सार्वजनिक निजी भागीदारी तथा निजीकरण को बढ़ावा मिला है। अनौपचारिक क्षेत्र का अधिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र की नौकरियां भी आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि इसमें कार्य के बदले मिलने वाला भुगतान अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम होता है। असमानता को कम करना। पूर्ण समानता प्राप्त करना असंभव है, लेकिन असमानता की चरम स्थितियों को अवश्य रोका जा सकता है। पिछले दशकों में असमानता कम करने के लिए ये तर्क दिया जाता था कि मजबूत आर्थिक विकास असमानता घटाने का महत्वपूर्ण हथियार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान समय में असमानता कम करने के लिए समावेशी विकास की अवधारणा लाई गई है। समावेशी विकास के तहत ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी होगी जिसमें प्रत्येक नागरिक आय, लिंग, धर्म, जाति की परवाह किए बिना जीवन की बेहतर परिस्थितियों को प्राप्त कर सके। इसके लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे: लैंगिक असमानता को दूर करना। असंगठित क्षेत्र, जहां भारत के लगभग 81% लोग कार्य करते हैं, में काम की परिस्थितियों में सुधार तथा समय पर उचित वेतन सुनिश्चित करना। प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा पर ध्यान देना तथा समान अवसर सुनिश्चित करना। स्कूली शिक्षा को रोजगार परक शिक्षा से जोड़ना। स्वास्थ्य अवसंरचना तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना तथा पोषण कार्यक्रमों को सही तरीके से लागू करना। कार्य के भविष्य पर वैश्विक आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दुनिया में हो रहे परिवर्तनकारी बदलावों, सरकारी तैयारी और शिक्षा प्रणाली के बीच के अंतर को रेखांकित किया है। सरकार को समानता पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सब्सिडी, 100% अनुदान तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सहायता दी जानी चाहिए। असमानता और जलवायु परिवर्तन। तीव्र जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय अर्थव्यवस्था को नुकसान, बागवानी को हानि, कृषि पर प्रभाव पड़ता है तथा प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों की समस्या बढ़ती है। इससे कमजोर जनसंख्या को सबसे अधिक नुकसान होता है और असमानताएं बढ़ती हैं। डिजिटल तकनीकी और असमानता। वर्तमान विश्व तेजी से प्रगतिशील और नियमित रूप से नए नए उभरते कदमों के बीच है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का निरंतर विकास हो रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा कंप्यूटर की प्रगति लगातार जारी है। इसके कारण बाजार और समाज प्रभावित हो रहे हैं। इससे कुछ असमानताएं कम हुई हैं, तो कुछ नवीन असमानताएं भी पैदा हुई हैं। तकनीकी प्रगति ने समाज और अर्थव्यवस्था में दो नए वर्गों को जन्म दिया है: एक चैंप सफल और दूसरा वॉशआउट असफल। चैंप वे हैं जो तकनीकी रूप से सक्षम हैं और नवीन नवाचारों पर आधारित अर्थव्यवस्था में अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। वहीं पुरानी अर्थव्यवस्था में पारंपरिक रूप से कार्यरत लोगों की वेतन वृद्धि नाम मात्र की ही हुई है। मोबाइल फोन के विस्तार ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और वित्तीय सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तथा गरीब समुदायों तक पहुंचाया है, जिससे इन क्षेत्रों और समुदायों के सशक्तिकरण में सहायता मिली है। मोबाइल इंटरनेट ने आम आदमी को अपनी बात रखने का बेहतर मंच प्रदान किया है तथा सोशल मीडिया के माध्यम से वंचित तबकों के मुद्दे प्रमुखता से उठने लगे हैं। हालांकि उपर्युक्त तकनीकी विस्तार विकास को संचालित करने और अधिक समावेशी समाज बनाने में सहायता कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार इन तकनीकी सुविधाओं को वंचित और गरीब वर्गों तक भी उपलब्ध कराए। ये भी एक प्रमुख तथ्य है कि नवीन तकनीकों का विकास असमानता के विभिन्न रूपों को मजबूती प्रदान कर रहा है तथा नया डिजिटल विभाजन पैदा कर रहा है।
लेक्चर S1 असमानता एवं समावेशी विकास भाग 2 वैश्वीकरण और असमानता व्यापार, निवेश और वित्त के प्रगतिशील वैश्वीकरण के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। इस सदी के पहले दशक तक इसने सभी क्षेत्रों और आय समूहों के आर्थिक कल्याण पर नाटकीय प्रभाव डाला है। इस प्रभाव के बारे में दो प्रमुख सिद्धांत हैं। एक, वैश्वीकरण से आय में वृद्धि होती है जो सभी नावों को ऊपर उठाती है। इससे हर आय वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचता है और उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। 2. वैश्वीकरण से देशों की समग्र आय में सुधार हुआ है, लेकिन इसका बंटवारा समाज के सभी वर्गों में समान रूप से नहीं हुआ है। वैश्वीकरण के प्रभाव वैश्वीकरण द्वारा विभिन्न देशों को निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं। वैश्वीकरण के फलस्वरूप चीन ने अपनी क्षमता का पूरी तरह से दोहन किया। भारत के मामले में आर्थिक विकास दर बढ़ी है, करोड़ों लोगों की आय बढ़ी है और समृद्धि आई है। भारत समेत कई देशों में बढ़ते आयात ने विनिर्माण क्षेत्र तथा रोजगार पर प्रभाव डाला है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय हुआ है जिसने देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति पर काफी प्रभाव डाला है। वित्तीय बाजारों के वैश्विक प्रसार ने अमीरों को और अमीर बना दिया है क्योंकि वैश्विक बाजारों तक पहुंच ज्यादातर इन्हीं कॉरपोरेट जगत के लोगों की है। कुछ क्षेत्रों के उद्योगपतियों ने अपनी संपत्ति में वृद्धि देखी है क्योंकि उनके अपने बाजार में विस्तार हुआ है। अधिक विकसित क्षेत्रों के विकास के लिए पिछड़े क्षेत्रों का अधिक दोहन किया गया है। विगत 2 दशकों में विकसित देशों से विकासशील देशों में इनका 50 से 80 बिलियन डॉलर की सहायता प्राप्त हुई है, जबकि इन्हीं देशों से विकसित देशों को 500-800 बिलियन डॉलर का लाभ प्राप्त हुआ है। पूरे विश्व में कृषि क्रांतियों का लाभ केवल अमीर किसानों को ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि कृषि के मशीनीकरण तथा यंत्रीकरण के लिए उनके पास पहले से ही धन उपलब्ध था और वैश्वीकरण ने इसे और भी बढ़ावा दिया है। मानवीय उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। महिला पुरुष असमानता पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। समावेशी विकास समावेशी विकास के अर्थ को समझने के लिए इसे विभिन्न संदर्भों में देखने की आवश्यकता है। समावेशी विकास का अर्थ ऐसे विकास से लिया जाता है जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हों और गरीबी कम करने में सहायक हों। इसमें अवसर की समानता प्रदान करना, शिक्षा और कौशल के लिए लोगों को अधिकार देना शामिल है, अर्थात अवसरों की समानता के साथ विकास को बढ़ावा देना। दूसरे शब्दों में ऐसा विकास जो न केवल नई आर्थिक संभावनाओं को जन्म देता है बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सृजित अवसरों तक समान पहुंच को भी सुनिश्चित करता है। वस्तुनिष्ठ दृष्टि से समावेशी विकास उस स्थिति को कहा जाता है जहां सकल घरेलू उत्पाद उच्च समृद्धि दर के साथ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की उच्च समृद्धि दर पर प्रभाव डालता है, जिससे आय एवं धन के वितरण की असमानता में निरंतर कमी आती है। समावेशी विकास का बल जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर होता है, अर्थात आवास, भोजन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आजीविका के साधनों के सृजन पर है। इन सब के साथ साथ समावेशी विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण रखना भी आवश्यक होता है, क्योंकि पर्यावरण की कीमत पर किए गए विकास को न तो टिकाऊ कहा जा सकता है और न ही समावेशी। OECD के अनुसार समावेशी विकास एक ऐसा विकास है जो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए अवसरों का सृजन करता है। यूएनडीपी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विकास प्रक्रिया में सहभागी होने में समर्थ होना चाहिए और लाभों को समान रूप से साझा करना चाहिए। अतः ये कहा जा सकता है कि समावेशी विकास वो प्रक्रिया है जो हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है। समावेशी विकास के आयाम समावेशी विकास के सामाजिक आयामों में वहीनीय शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, समाज में समतापूर्ण व्यवहार, लैंगिक समानता तथा क्षेत्रीय समानता को शामिल किया जाता है। आर्थिक आयामों में वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन, कृषिगत विकास, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, संयोजकता एवं संचार तथा बाह्य आघात के प्रति प्रत्यास्थता आवश्यक है। समावेशी विकास के राजनैतिक आयामों में पारदर्शी एवं कुशल शासन, सुरक्षित सीमाएं, मजबूत संस्थाएं तथा भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति को शामिल किया जाता है। समावेशी विकास का चक्र यदि लोगों की आय तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि होती है तो विकासशील तथा अधिक समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय होता है, जिससे घरेलू मांग अधिक मजबूत होती है, जो व्यापार तथा निवेश में वृद्धि करने में सहायक है। मानव पूंजी विकास थियोडर शुल्ट्ज ने वर्ष 1960 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके तहत सभी श्रम समान नहीं हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल में निवेश करने के माध्यम से श्रमिकों की क्षमता बढ़ाकर उनके श्रम की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। 1960 के दशक के 2 दशक पश्चात यूएसए की सभी आर्थिक तथा शैक्षणिक नीतियों का आधार मानव पूंजी ही रही है। 1970-80 में यूरोप तथा 1980-90 के दशक में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर तथा आसियान आदि देशों की नीतियों का आधार भी यही रहा है। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा को कौशल से जोड़ा जा रहा है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना के तहत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2020 तक इस योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्तमान में PMKVY-2 का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत प्लेसमेंट ट्रैकिंग के लिए अनिवार्य प्रावधान किए गए हैं। भारत में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र प्रत्येक जिले में स्थापित किए जा रहे हैं। संकल्प सत्र के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है तथा उद्योग संचालित एवं मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण क्षमता का निर्माण किया जा रहा है। स्ट्रीव योजना के माध्यम से ITI के क्षेत्र में गुणवत्ता का सुधार किया जा रहा है। अटल इनोवेशन मिशन, इसका प्रारंभ नीति आयोग द्वारा किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमशीलता आधारित परिवेश का सृजन करना है। इसके लिए नीति आयोग द्वारा अनेक पहलें की जा रही हैं, जैसे अटल टिंकरिंग लैब। इस लैब का निर्माण स्कूलों में किया जा रहा है। यहाँ कक्षा 6-12 तक के विद्यार्थियों को विभिन्न नवाचारों से युक्त किया जाएगा तथा विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। अटल इंक्यूबेशन सेंटर एवं अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, इनकी स्थापना विश्वविद्यालय तथा उद्योगों के स्तर पर की जाती है। इसके साथ ही गैर सरकारी संगठन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग MSME तथा विश्वविद्यालय भी इनकी स्थापना कर सकते हैं। मेंटर इंडिया अभियान, देश के अग्रणी लोगों या विशेषज्ञों को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए इस अभियान का प्रारंभ किया गया है। इन विशेषज्ञों को अटल टिंकरिंग लैब से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे वे छात्रों का मार्गदर्शन कर सकें। नीति आयोग और NASSCO की साझेदारी, विश्वविद्यालयों में मॉड्यूल की स्थापना करके बच्चों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शिक्षा प्रदान की जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज, इसका संचालन इसरो तथा 4 विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है। इन मंत्रालयों में रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शामिल है। इसका प्रमुख उद्देश्य स्टार्टअप तथा MSME की क्षमता में वृद्धि करना है। सतत कार्यक्रम सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम, इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प करना है। इसके तहत आदर्श राज्यों का चयन किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र के आदर्श राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक का चयन किया गया है, जबकि शिक्षा क्षेत्र में मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा राज्यों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम के तहत रोडमैप का निर्माण नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है तथा राज्य की संस्थाओं के साथ सहयोग करके इसका रूपांतरण किया जाएगा। नीति आयोग तथा भागीदार राज्यों के मध्य लागत साझाकरण तंत्र का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से कार्यक्रम का वित्त पोषण किया जाएगा। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण आयुष्मान भारत कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य आच्छादन UHC को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। घटक हेल्थ और वेलनेस सेंटर की स्थापना करना, इसका विचार वर्ष 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत अपनाया गया था। इसके तहत संपूर्ण भारत में 5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो भारत के स्वास्थ्य अवसंरचना का आधार बनेंगे। इन केंद्रों पर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तथा गैर संचारी रोगों का इलाज किया जाएगा। शिशु और मातृत्व स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही दवाएं तथा जांच की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत द्वितीयक एवं तृतीयक उपचार को शामिल किया जाता है, प्राथमिक इलाज को नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय इसमें कर दिया गया है। इसके तहत सरकार द्वारा कुछ अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाता है, जिसमें नकद रहित उपचार की सुविधा दी जाती है। वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक गणना के आंकड़ों के आधार पर गरीब परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 10 करोड़ परिवार शामिल हैं। वित्तीयन, सामान्य राज्यों के लिए 60-40 का अनुपात रखा गया है, जिसके तहत 60% राशि केंद्र द्वारा तथा 40% राशि राज्य द्वारा वहन की जाती है। विशेष अथवा हिमालयी राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात रखा गया है, जिसके तहत 90% राशि केंद्र द्वारा तथा 10% राशि राज्य द्वारा वहन की जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में 100% राशि का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में भारत में अधिक असंतुलन है, जिसे दूर करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। योजना का प्रारंभ वर्ष 2003 में किया गया था। इसके तहत AIIMS जैसे संस्थानों की स्थापना की जा रही है तथा राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का संवर्धन किया जा रहा है। इस योजना के वित्तीयन हेतु प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का निर्माण किया गया है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर तथा आयकर के माध्यम से पैसा लाया जाता है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2020, इसका मुख्य उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र का विकास करना है। मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ कार्ड या सेहत कार्ड प्रदान किया जाता है। ये कार्ड आधार कार्ड से लिंक होता है
तथा इसमें व्यक्ति की बीमारियों तथा उपचार की स्थिति से संबंधित विवरण दिया जाता है। लेक्चर 52 भारत में भूमि सुधार। भूमि सुधार का तात्पर्य भारत में भूमि के स्वामित्व और नियमन में सुधार के प्रयासों से है। आज़ादी से पहले भारत में किसानों की स्थिति भूमि किराएदार के रूप में थी, जिससे कृषि पर निर्भर किसानों को अक्सर अपमानित होना पड़ता था और उनका अंतहीन शोषण होता था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जोतने वाले की भूमि लैंड टू टिलर नीति का समर्थन किया गया, जिसके पश्चात स्वतंत्रता के उपरांत भारत में भूमि सुधार के कई प्रयास किए गए। आज़ादी के बाद भूमि सुधार के संबंध में आज़ादी के बाद जेसी कुमारप्पा समिति का गठन किया गया, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। कृषि व्यवस्था के भीतर शोषण और अन्याय को समाप्त करना, खेत जोतने वालों को सुरक्षा प्रदान करना, कृषि उत्पादन वृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करने के प्रयास करना। चुनौतियां। भूमि का स्वामित्व कुछ ही लोगों के हाथों में था, जिससे बिचौलियों का प्रसार हुआ, जिनका कृषि करने के प्रति कोई झुकाव नहीं रहता था। जमीन की किराएदारी का अनुबंध भूमि स्वामित्व की प्रकृति पर आधारित था, जिससे किराएदारों का शोषण सर्वव्यापी था। भू अभिलेख औपचारिक रूप से उपलब्ध नहीं थे, जिससे लोगों के मध्य जमीन से संबंधित विवादों के लिए मुकदमों की अधिकता थी। भूमि सुधारों के चरण। प्रथम चरण 1950-1972। इस चरण में 3 प्रमुख प्रयास शामिल थे। 1. बिचौलियों का उन्मूलन। 2. काश्तकारी में सुधार। 3. भूमि का पुनर्वितरण। द्वितीय चरण 1972-88। बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करने के लिए प्रयास किए गए। तृतीय चरण 1972-85। इस चरण में वाटरशेड कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र का विकास तथा मरुस्थल क्षेत्र विकास के माध्यम से जल और मृदा संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। चतुर्थ चरण 1995 से आज तक। इस चरण में भू राजस्व प्रशासन में सुधार किया गया तथा भू अभिलेखों को डिजिटलीकरण के माध्यम से व्यवस्थित किया गया। भूमि सुधारों की श्रेणियां। बिचौलियों का उन्मूलन तथा किसानों एवं राज्यों के बीच सीधा संबंध स्थापित करना। भूमि स्वामियों द्वारा काश्तकारों के शोषण को खत्म करने के लिए काश्तकारी विनियमन लागू किया गया। जोतों की सीमा निर्धारित की गई, जिससे बची हुई भूमि को भूमिहीन तथा गरीबों में वितरित किया जा सके। उत्पादकता के लिए भूमि का एकत्रीकरण किया गया। काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया। काश्तकारों को जमीन की बेदखली से बचाने के लिए और उन्हें स्थायी कृषि योग्य भूमि प्रदान करने के लिए राज्यों में कानून बनाए गए। किराएदारों के स्वामित्व अधिकार को इस कानून में शामिल किया गया था। उन्हें खरीद का भी अधिकार दिया गया था। भूमि सुधार का एक अन्य पहलू अधिशेष भूमि का पूरा विवरण भी था। जोतों के आधुनिकीकरण का प्रयास ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि कृषि का आधुनिकीकरण व्यवहार्य हो सके, जिसके लिए बड़े जोतों की आवश्यकता होती थी। भूमि सुधारों के सकारात्मक प्रभाव। भूमि जोतने वालों को काश्तकारी एवं भूमि स्वामित्व का वास्तविक अधिकार प्रदान करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसने किसानों में वास्तविक आज़ादी का एहसास कराया है। भूमि सुधारों से अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। किसानों की पारिवारिक आय तथा संपत्ति में वृद्धि के साथ साथ दैनिक आहार उपभोग मात्रा में भी सफलता प्राप्त हुई है, जिससे उन्हें उचित पोषण भी मिल रहा है। भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में बाधाएं। जमीनी विवाद के कारण जमीन से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। भू अभिलेखों का अभाव है। बेनामी भूमि स्वामित्व में वृद्धि हो रही है। लाल फीताशाही की वजह से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी देरी हो रही है। राजनेता जमींदार गठजोड़ भी भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में प्रमुख बाधक है। 1990 के बाद के भूमि सुधार। 1990 के दशक तक आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना आवश्यक हो गया था। इस समय तक भारतीय कृषि में विशेष रूप से कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुआ था। इस वजह से भारतीय कृषि अपने लक्ष्य से दूर होती चली जा रही थी। उद्योग कृषि की तुलना में प्रति यूनिट भूमि पर अधिक मूल्यवर्धित उत्पादन करते थे, अतः औद्योगिकीकरण के लिए शहरीकरण, परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है। इसलिए कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि उपयोग में परिवर्तित करने की आवश्यकता जताई गई। भूमि उपयोग परिदृश्य। भारतीय कृषि क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर भूमि है, जो भारत की कुल भूमि का लगभग 45% है। कृषि, खनन और अन्य भूमि उत्पादक गतिविधियां भारत के जीडीपी में प्रत्यक्ष रूप से 20% का योगदान करती हैं। शेष अर्थव्यवस्था भारत की भूमि का मात्र 1% उपयोग करती है, जो जीडीपी में 80% का योगदान करती है। समाधान शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गैर कृषि योग्य भूमि का आवंटन अधिक किया जाए। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना के लिए उचित नियम बनाए जाएं, जिससे लोगों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मिल सके। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। यह अधिनियम भूमालिकों को मुआवजा देने पर केंद्रित है। भूज्ञान में किया जाने वाला मुआवजा बाजार मूल्य के गुणक और अधिनियम के अन्य कारकों पर निर्भर करता है। यह अधिनियम उन लोगों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना संबंधी प्रावधान करता है जो भूमि अधिग्रहण के समय अपना निवास और अपनी आजीविका खो चुके हैं। यह अधिनियम बहुफसली सिंचित क्षेत्र के अधिग्रहण पर रोक लगाता है। अधिनियम के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। निजी क्षेत्रों के लिए निम्न प्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है, जैसे सार्वजनिक और निजी भागीदारी के आधार पर बनाई जाने वाली परियोजना के लिए जिसमें ज्यादातर स्वामित्व सरकार के पास होता हो।
सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भी निजी कंपनियां भूमि का अधिग्रहण करवा सकती हैं। स्वामित्व योजना 2020-2024 भू अभिलेखों की प्रमाणीकरण और उनके डिजिटलाइजेशन से संबंधित योजना है। उद्देश्य ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति से संबंधित कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराना। प्रक्रिया गांव का सर्वेक्षण करना तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके गांव के संबंध में मानचित्र तैयार करना। इसके तहत लोगों की संपत्ति का रिकॉर्ड रखा जा रहा है तथा लोगों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। इस संपत्ति कार्ड के आधार पर लोग बैंकों से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। लाभ किसानों को निलाने में सहायक होगी। भूमि संबंधी विवादों तथा मुकदमों में कमी आएगी। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। संपत्ति कर के संबंध में मार्ग और भी स्पष्ट हो जाएगा। ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। लेक्चर 53 भूगान संतुलन। भूगान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी देश के निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जो भी आर्थिक और वित्तीय लेनदेन होते हैं उनके विवरण को भूगान संतुलन कहते हैं। ये लेनदेन निम्न प्रकार के हो सकते हैं: वस्तुओं का लेनदेन, सेवाओं का लेनदेन, पूंजी का लेनदेन, ऋण जमा निवेश। भूगान संतुलन में व्यापार से संबंधित लेनदेन की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। भूगान संतुलन से संबंधित 3 खाते होते हैं: 1 चालू खाता करंट अकाउंट, 2 पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, 3 वित्तीय खाता फाइनेंशियल अकाउंट। चालू खाता करंट अकाउंट। चालू खाता किसी देश का शेष विश्व के साथ वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण तथा आय से संबंधित है। इस खाते में 2 प्रकार से वस्तुओं का लेखा जोखा रखा जाता है। दृश्य वस्तुओं से संबंधित व्यापार, इसमें केवल दिखने वाली वस्तुओं के आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। इसे वस्तुओं का व्यापार बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। व्यापार अधिशेष ट्रेड सरप्लस, जब किसी देश का निर्यात एक्सपोर्ट्स उसके आयात इंपोर्ट्स से अधिक होता है। व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट, जब किसी देश का आयात इंपोर्ट्स उसके निर्यात एक्सपोर्ट्स से अधिक होता है। व्यापार संतुलन ट्रेड इक्विलिब्रियम, जब किसी देश का निर्यात एक्सपोर्ट्स और आयात इंपोर्ट्स बराबर होते हैं। दृश्य वस्तुओं से संबंधित व्यापार संतुलन एबोएट भारत में हमेशा नकारात्मक ही होता है। भारत को वस्तुओं के व्यापार में घाटे का सामना करना पड़ता है। अदृश्य वस्तुओं से संबंधित व्यापार ऐसी वस्तुओं का व्यापार जिसे देखा नहीं जा सकता, वो अदृश्य वस्तु की श्रेणी में आती है, जैसे सेवा क्षेत्र, सॉफ्टवेयर और परिवहन आदि। इसे बैलेंस ऑफ इनविजिबल बीओआई कहा जाता है। अदृश्य वस्तुओं में 3 प्रकार के हस्तांतरण को शामिल किया जाता है। 1 सेवा सर्विस, इसमें यात्रा, परिवहन, बीमा, संचार, वित्तीय सेवाएं, सॉफ्टवेयर, समाचार एजेंसी, व्यावसायिक सेवाएं, प्रबंधकीय सेवाएं, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सेवाएं आदि को शामिल किया जाता है। 2 स्थानांतरण ट्रांसफर, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा भेजा गया धन, जिसे वित्त प्रेषण रिमिटेंस कहते हैं, इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा वो धन जो मुफ्त में मिलता है, जैसे उपहार, अनुदान आदि भी शामिल हैं। वित्त प्रेषण रिमिटेंस, वित्त प्रेषण में भारत से बाहर काम करने वाले भारतीय प्रवासी लोगों द्वारा भेजा जाने वाला पैसा आता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत विश्व में सबसे अधिक वित्त प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है। दूसरा स्थान चीन का है। यूएसए, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूके तथा ओमान जैसे देशों में जो भारतीय लोग प्रवासी मजदूर या पेशेवर के रूप में कार्य करते हैं, उनके द्वारा अपने घर भेजा गया पैसा वित्त प्रेषण की ही श्रेणी में आता है। कुल प्रेषण का 50% खाड़ी देशों में कार्य करने वाले मजदूरों द्वारा भेजा जाता है। विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत ने $100 बिलियन प्रेषण के रूप में प्राप्त किए। भारत में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य केरल है। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। देशों के संदर्भ में कुल प्रेषण का 82% संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ब्रिटेन और ओमान से आता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की उदार वित्त प्रेषण योजना लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम के तहत नाबालिग सहित सभी व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष में स्वतंत्र मिलन की $350,000 तक प्रेषित कर सकते हैं। 3 कारक आय, भारतीय कंपनियों, सरकार और व्यक्तियों द्वारा विदेशों में स्थित संपत्तियों से प्राप्त लाभ, ब्याज और लाभांश को कारक आय में शामिल किया जाता है। चालू खाता घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा सीएडी तब होता है जब किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से ज्यादा हो जाता है। वस्तुओं से मानहित व्यापार बीओटी भारत में हमेशा घाटे का रहा है। अदृश्य वस्तुओं से संबंधित व्यापार बीओआई हमेशा अधिशेष सरप्लस में रहा है, किंतु वस्तुओं से संबंधित व्यापार इतना बड़ा है कि इसका पूरा हिस्सा अदृश्य व्यापार द्वारा कवर नहीं किया जा सकता। चालू खाता घाटे के प्रभाव, इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को ऋण लेना पड़ता है। देश की मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है। देश की अपनी मुद्रा की रक्षा करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। भुगान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए धन विदेशी मुद्रा में ही दिया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में राष्ट्र कभी कभी ऋण चुका पाने में असमर्थ हो जाता है। तब देश में संप्रभु ऋण संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे श्रीलंका। चालू खाता घाटा कितना होना चाहिए?
रंगराजन समिति 1993 द्वारा चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2% तक संधारणीय माना गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वर्तमान विचार चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.4% से 3% के बीच रहना चाहिए। वाई रेड्डी द्वारा भारत के चालू खाता घाटे CAD का लक्ष्य शून्य रखने की अनुशंसा की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में चालू खाता घाटे का लक्ष्य 2.4% रखा गया था। चालू खाता घाटे को संतुलित करने की भारत की रणनीति निर्यात को बढ़ावा देना, ईंधन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं तथा सोने के आयात में कमी करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदारीकरण करना, लंबी अवधि के बाह्य वाणिज्यिक उधारी को उदार बनाना, गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को कम करना, पेंशन फंड में निवेश के लिए फ्लोटिंग डॉलर बॉन्ड खोलना। वर्तमान में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं। 1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI को उदार बनाया जा रहा है। 2. भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2019 में FPI निवेशकों के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग वॉलंटरी रिटेंशन रूट VRR की शुरुआत की। 3. VRR मार्ग से निवेश FPI निवेश के अतिरिक्त होगा। 4. इस मार्ग की न्यूनतम प्रतिधारण अवधि 3 वर्ष होगी। 5. लंबी अवधि के बाह्य वाणिज्यिक उधारी ECB को उदार बनाया जा रहा है। 6. डॉलर बॉन्ड को बढ़ावा दिया जा रहा है। 7. भारत में निवेश के लिए संप्रभु संपत्ति निधि सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड को उदार बनाया जा रहा है। 8. राज्यों द्वारा संचालित कंपनियों को विदेशी बाजारों से धन एकत्रित करने को कहा जा रहा है। 9. अनावश्यक व्यय में कटौती की जा रही है। 10. मुद्रा का अवमूल्यन कुछ समय के लिए होने दिया जा रहा है ताकि निर्यात बढ़े। 2022-23। 11. विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं। 12. आयात शुल्क बढ़ाए जा रहे हैं। पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, इसमें प्रत्येक प्रकार का निवेश शामिल होता है, जैसे विदेशी निवेश और बाह्य ऋण आदि। विदेशी निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त ऋण, लोन और बैंकिंग पूंजी लेनदेन बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस भी पूंजी खाते में शामिल होते हैं। बैंकिंग पूंजी लेनदेन बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस बैंकिंग पूंजी लेनदेन में वे लेनदेन शामिल होते हैं जो विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलर के रूप में सेवा देने वाले बैंकों की बाह्य वित्तीय संपत्तियों एवं देनदारियों से संबंधित होते हैं। इसमें अनिवासी भारतीय NRI डिपॉजिट भी शामिल होते हैं, जैसे विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक खाता FCRIB NRI साधारण रुपया खाता NRO, अनिवासी बाह्य रुपया खाता NRE, विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक खाता FCRI। ये खाता केवल अवधि जमा या सावधि जमा के रूप में ही रखा जाता है। इसे बचत खाते के रूप में नहीं रखा जा सकता। ये खाता अनिवासी भारतीय NRI और भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO ही खुलवा सकते हैं। FCNRB खाते की परिपक्वता अवधि 1 से 5 वर्षों की होती है। ये खाता केवल पाउंड स्टर्लिंग, अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, यूरो, कनाडाई डॉलर और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में रखा जा सकता है। इस खाते का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा में बचत और निवेश को प्रोत्साहित करना है। अनिवासी साधारण रुपया खाता NRO अकाउंट, ये खाता भारत से बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति, भारतीय हो या नहीं, द्वारा खुलवाया जा सकता है। ये चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा या सावधि जमा खाता के रूप में खोला जा सकता है। NRO खाते में रखे गए पैसे से NRI प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम $10 लाख तक अन्य विदेशी मुद्रा में प्रेषित कर सकता है। इस खाते पर अर्जित ब्याज पर कर दिया होता है। अनिवासी बाह्य रुपया खाता NRE अकाउंट, ये खाता विदेशी भारतीयों द्वारा भारत में पैसा भेजने के लिए खोला जाता है। इस खाते में पैसा भारतीय रुपयों में रखा जाता है। इसमें चालू खाता, बचत खाता और आवर्ती जमा के रूप में जमा किया जा सकता है। NRE खाते में रखी राशि को ब्याज सहित देश के बाहर भेजा जा सकता है। इस खाते पर अर्जित ब्याज कर मुक्त होता है। विदेशी मुद्रा भंडार। लेक्चर 2065 भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार एक राष्ट्रीय सरकार या मुद्रा बैंक द्वारा रखी गई मुद्रा परिसंपत्तियों को दर्शाता है। इसमें मौद्रिक स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व ट्रेंच शामिल होते हैं। ये मुद्रा वो होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को प्रदान किया जाता है। इसका उपयोग राष्ट्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिति को सुधारने में होता है। भारत में भुगतान संतुलन से संबंधित पृष्ठभूमि। 1. प्रथम अवधि 1956-57 से 1975-76 के दौरान भारत को युद्धों का सामना करना पड़ा, सूखे की स्थिति रही तथा 1973 में वैश्विक तेल संकट उत्पन्न हुआ। इन सब कारणों से भारतीय भुगतान संतुलन घाटे में चल रहा था। 2. द्वितीय अवधि 1976-57 से 1929-80, ये भुगतान संतुलन का स्वर्णिम काल था। इस समय चालू खाता अधिशेष में चल रहा था। भारत के पास 7 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार था। 3. दूसरी अवधि 1980-81 से 1990-51 में। इस अवधि में भारत को बड़े पैमाने पर व्यापार घाटा झेलना पड़ रहा था। खाड़ी युद्ध और आर्थिक नीतियों के कारण
भारत में भुगतान संतुलन का संकट खड़ा हो गया था। 1951 के भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा। भारत के पास इस संकट में केवल उतना ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा था जिससे केवल 2 सप्ताह के आयात किए जा सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कर्ज लेना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय संतुलन कोष से बेल आउट पैकेज के रूप में ऋण लेना पड़ा। भारत ने 1991 में आर्थिक सुधारों की घोषणा की जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय भुगतान संतुलन की स्थिति। इन सुधारों के बाद भारतीय भुगतान संतुलन में सकारात्मक रुझान देखने को मिले। इसके पीछे निम्नलिखित कारण थे। अदृश्य खाते में वृद्धि, सॉफ्टवेयर निर्यात तथा विदेशों से प्रेषण में वृद्धि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई में वृद्धि, अनिवासी भारतीयों की जमा राशि में वृद्धि। 2014-19 के बीच शुद्ध वाणिज्यिक उधारी में कमी आई। भुगतान असंतुलन के जिम्मेदार कारक, वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात में वृद्धि, अंतिम उपभोक्ताओं की पसंद तथा प्राथमिकता में परिवर्तन, तेल की कीमतों में वृद्धि। भुगतान असंतुलन से निपटने के लिए सरकार तथा आरबीआई द्वारा उठाए गए कदम। उधार नियंत्रण उपाय। अर्थव्यवस्था में पूंजी की आपूर्ति घटाई जाती है जिससे लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। कुछ समय के लिए घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाता है जिससे निर्यात बढ़ता है तथा आयात कम होता है। भुगतान शेष से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें। 1. शुद्ध भूल चूक नेट एरर्स एंड ओमिशंस। मार्च और अप्रैल महीनों में होने वाले विभिन्न लेन देनों में से कुछ रिकॉर्ड छूट जाते हैं, उन्हें शुद्ध भूल चूक कहा जाता है। 2. स्वायत्त मदें ऑटोनमस आइटम्स। इन मदों में आर्थिक उद्देश्यों, लाभ आदि के कारण होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन शामिल होते हैं। इन्हें रेखा के ऊपर की मदें कहते हैं। उदाहरण, चालू खाता और पूंजी खाते में होने वाले लेन देन। 3. समायोजक मदें अकोमोडेटिंग आइटम्स। भुगतान शेष की भरपाई के लिए केंद्रीय बैंक, विदेशी मुद्रा भंडार, आईएमएफ या अन्य मौद्रिक संस्थानों से उधार लेकर किए जाने वाले लेन देन। इन्हें रेखा के नीचे की मदें भी कहते हैं। 4. जुड़वा घाटा परिकल्पना ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस। जब राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा दोनों एक साथ हों तो इसे जुड़वा घाटा कहते हैं। अमेरिका तथा भारत दोनों को बीच बीच में जुड़वा घाटे का सामना करना पड़ता है। चीन में वर्षों से जुड़वा अधिशेष की स्थिति बनी हुई है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1973 में लागू किया गया था और इसका प्रभाव जनवरी 1974 से शुरू हुआ। इस अधिनियम के माध्यम से विदेशी मुद्रा के लेन देन तथा उन सभी लेन देनों को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम बनाए गए थे जिनसे विदेशी मुद्रा पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990 में फेरा की जगह लागू किया गया। इसका उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा प्रवाह को सुगम बनाना और विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को बढ़ावा देना है। ये वित्त मंत्रालय के अधीन है। फेमा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है, रुपया परिवर्तनीयता के लिए विनियमन करता है, प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना की गई है तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा विदेशी उधार की सुविधा प्रदान करता है। डॉलरीकरण डॉलराइजेशन। कई देश अपनी मुद्रा के स्थान पर डॉलर का प्रयोग कर रहे हैं अथवा अपनी मुद्रा के साथ साथ डॉलर का भी व्यापक उपयोग अपने घरेलू बाजार में कर रहे हैं, जिसे डॉलरीकरण कहा जाता है। डच रोग डच डिजीज। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका में नीदरलैंड में गिरती अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। नीदरलैंड में तेल की खोज के बाद निर्यात बढ़ा जिससे डच मुद्रा का मूल्य बढ़ गया। इससे अन्य क्षेत्रों के निर्यात पर असर पड़ा और विनिर्माण क्षेत्र बर्बाद हो गया। वर्तमान प्रासंगिकता। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में किसी एक क्षेत्र जैसे सेवा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो और दूसरे क्षेत्र जैसे विनिर्माण में गिरावट हो तो इस स्थिति को डच रोग कहा जाता है। भारत समेत कई विकासशील देशों में सॉफ्टवेयर सेवा क्षेत्र में तेज वृद्धि तथा विनिर्माण क्षेत्र में संदेह गिरावट को डच रोग के रूप में देखा जा सकता है। सॉवरेन वेल्थ फंड। सॉवरेन वेल्थ फंड एसडब्ल्यूएफ ये एक विशेष प्रकार का निवेश फंड होता है जो देश की सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा और अन्य संपत्तियों में निवेश के लिए प्रबंधित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बांड, स्टॉक मार्केट आदि में निवेश करके देश के लिए लाभ कमाना होता है। ये फंड केंद्रीय बैंक या सरकारी निकाय द्वारा प्रबंधित किया जाता है। भविष्य के संभावित लाभदायक क्षेत्रों जैसे यूरेनियम, लिथियम, गैस आदि में निवेश किया जाता है। भारत ने अभी तक कोई सॉवरेन वेल्थ फंड की स्थापना नहीं की है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार हैं जो वास्तव में उधार भी हैं, अर्थात उन्हें निवेश से प्राप्त नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि जितना विदेशी मुद्रा भंडार है उसी के आसपास उधारी भी है। लेक्चर प्रणून 54 भुगतान संतुलन भाग पौन मुद्रा परिवर्तनीयता। परिवर्तनीयता का आशय।
किसी देश की मुद्रा को बाजार निर्धारित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जाना है। रुपए के संदर्भ में परिवर्तनीयता का अर्थ, यदि किसी के पास विदेशी मुद्रा हो तो वे बाजार निर्धारित दरों पर रुपए को उस विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये रुपए की परिवर्तनीयता कहलाती है। परिवर्तनीयता के प्रकार। 1. चालू खाते की परिवर्तनीयता। चालू खाते में परिवर्तनीयता का आशय चालू खाते में लेन देन के लिए भारतीय रुपयों को किसी भी विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जाना है। चालू खाते के संदर्भ में निम्नलिखित क्षेत्रों में परिवर्तनीयता की स्वतंत्रता दी गई है। वस्तु एवं सेवाओं से संबंधित आयात और निर्यात के क्षेत्र में कारक आय सहित प्रेषित धन के रूप में 1994 से रुपये को चालू खाते के संदर्भ में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया। 2. पूंजी खाते की परिवर्तनीयता। पूंजी खाते की परिवर्तनीयता एक संरचनात्मक सुधार है जिसका अर्थ है भारत में एफडीआई तथा एफपीआई की अनुमति, भारतीय संस्थाओं को विदेश में निवेश के लिए पूंजी के बहिर्प्रवाह की अनुमति, भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी संस्थाओं से ऋण लेने की अनुमति। भारत में परिवर्तनीयता। भारत में परिवर्तनीयता के विकास को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। 1951-1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था थी और बाहरी लेनदेन को भारतीय रिजर्व बैंक तरह से परिवर्तनीय नहीं था। 1951 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई जिनके तहत रुपए को धीरे धीरे परिवर्तनीय बनाया जाना था। 1992 में रुपए को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाया गया। 1996 में चालू खाते को पूर्णतः परिवर्तनीय बना दिया गया, जिससे व्यापार और सेवाओं से संबंधित सभी लेन देन मुक्त हो गए। 1957 में तारापोर समिति ने पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर विचार किया। इसके बाद पूंजी खाते को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाया गया और धीरे धीरे इसे पूर्ण परिवर्तनीयता की ओर बढ़ाया गया। इन सुधारों के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई को अनुमति दी गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआई को भारतीय शेयर तथा बांड आदि में निवेश की अनुमति मिली। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जीडीआर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उपभोक्ता वस्तुओं, आधारभूत संरचना और अन्य परियोजनाओं में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। दूसरी तारापोर समिति, जिसे 2006 में आरबीआई द्वारा स्थापित किया गया था, का उद्देश्य भविष्य में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता को और अधिक बढ़ाने पर सुझाव देना था। इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए। देश को अगले 5 वर्षों में पूंजी खाते को और अधिक परिवर्तनीय बनाना होगा, क्योंकि देश को भारी निवेश की आवश्यकता है और घरेलू बचत अपर्याप्त होने के कारण विदेशी पूंजी का अंतःप्रवाह आवश्यक हो गया है। समिति ने पूर्ण परिवर्तनीयता की ओर धीरे धीरे बढ़ने का सुझाव दिया। समिति ने रुपये को और अधिक परिवर्तनीय बनाने से पहले भारत की बैंकिंग प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षी मानकों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय शेयर बाजारों में निवेश के साधन के रूप में भागीदारी नोट्स को रोकने का सुझाव दिया गया। विदेशियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रक्रिया को सरल बनाने और विदेशी व्यक्तिगत निवेशकों को अनिवासी भारतीय निवेशकों के समकक्ष रखने की सिफारिश की गई। भारतीय फर्मों और बैंकों द्वारा विदेशों में लिए जाने वाले ऋण पर लगी सीमाओं में छूट दी जानी चाहिए और भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में भेजे जाने वाले प्रेषण पर सीमाएं बढ़ाई जानी चाहिए। राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक विस्तृत घाटा भारत की अर्थव्यवस्था को असुरक्षित बना सकता है। अंततः एक मौद्रिक समिति की स्थापना का भी सुझाव दिया गया। पूंजी खाता परिवर्तनीयता के संदर्भ में अब तक दी गई छूटें। कुछ रणनीतिक क्षेत्रों के उद्योगों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के उद्योगों में स्वचालित मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पूर्ण अनुमति दे दी गई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को उदारतापूर्ण अनुमति प्रदान कर दी गई। बाह्य वाणिज्यिक उधारी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अथवा वित्त मंत्रालय से पूर्व अनुमति की अब आवश्यकता नहीं है। भारतीय मसाला बांड विदेशी क्षेत्रों में भी जारी किए जाने की छूट प्रदान की गई। विदेशी मुद्रा का भारतीय म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए छूट प्रदान की गई। 2019-20 में संप्रभु बांड जारी किए गए। उदारीकृत विप्रेषण योजना लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम के अंतर्गत सभी निवासी व्यक्तियों अवयस्क सहित को प्रति वित्तीय वर्ष 250,000 अमेरिकी डॉलर मुक्त रूप से विदेश भेजने की अनुमति है। पूंजी का पलायन
फ्लाइट ऑफ कैपिटल। जब कोई घरेलू मुद्रा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा के रूप में परिवर्तित होती है और बाहर जाती है तो इसे पूंजी का पलायन कहा जाता है। पूंजी का पलायन क्यों होता है? ऐसी धारणा बनना कि देश की अर्थव्यवस्था का संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है और सरकार द्वारा अधिक नियंत्रणकारी नीति अपनाई जा रही है। संप्रभु ऋण संकट की स्थिति, युद्ध या वैश्विक अनिश्चितता जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिकी फेडरल बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ाना। कुल मिलाकर कोई भी घटना जो अविश्वास पैदा करती हो, पूंजी के पलायन को जन्म देती है। पूंजी के पलायन के प्रभाव। पूंजी के पलायन से निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। 1. विनिमय दर गिरती है। विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने और देश की मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से विनिमय दर गिरती है तथा देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। 2. मुद्रास्फीति। मुद्रा के अवमूल्यन से आयात की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे उच्च मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। 3. विदेशी मुद्रा का संकट। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है। 4. क्रय शक्ति में कमी। उच्च मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन से लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है तथा जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन देन में स्थानीय मुद्रा रुपए के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें आयात निर्यात व्यापार के लिए रुपए को बढ़ावा देना तथा अन्य चालू खाता और पूंजी खाता लेन देन में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है। महत्व बढ़ाने के तरीके। भारत में आयात रुपए के आधार पर करना। भारत से किए गए निर्यात पर विदेशी कंपनियों द्वारा रुपए में भुगतान स्वीकार करना। विदेशी बाजारों में रुपए से संबंधित बांड जारी करना, जैसे मसाला बांड। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु प्रयास। वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा मसाला बांड जारी किए गए। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। वर्ष 2018 में जापान तथा संयुक्त अरब अमीरात के साथ किए गए। रूस, अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के कई देशों के साथ बातचीत चल रही है। जापान के साथ $75 बिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया। वी-डॉलरीकरण, डी-डॉलराइजेशन। जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करता है तो इसे वी-डॉलरीकरण कहते हैं। चर्चा में क्यों? दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक्स देश, भारत, रूस, ब्राजील, चीन और अन्य देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान के लिए नई मुद्राएं विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण, भारत और मलेशिया भारतीय राज्य रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। वी-डॉलरीकरण की दिशा में शुरू की गई कुछ पहले। 2021 में चीन ने ग्लोबल सॉवरेन डिजिटल करेंसी प्रस्तुत की। अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र अपने यहाँ स्थानीय मुद्राओं का प्रयोग करके अंतर अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। इन पहलों का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे देशों की आर्थिक संप्रभुता और स्थिरता में वृद्धि हो सके। लेक्चर 55 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF परिचय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना वर्ष 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषकृत एजेंसी है। वर्तमान में इसमें 1900 सदस्य देश हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। ब्रेटन वुड्स द्वय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स द्वय कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। शासन संरचना, गवर्नेंस स्ट्रक्चर। शासक मंडल, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। प्रत्येक सदस्य देश एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है जो आमतौर पर केंद्रीय बैंक का प्रमुख या वित्त मंत्री होता है। इसके प्रमुख का चयन चक्रीय क्रम में किया जाता है। कार्य। IMF के सभी अधिकार इसी के पास होते हैं। वर्ष में एक बार बैठक होती है। शासक मंडल ने अपनी अधिकांश शक्तियां कार्यकारी बोर्ड को सौंप दी हैं। कार्यकारी बोर्ड, इसे दिन प्रतिदिन के नीतिगत निर्णयों के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। इस बोर्ड में 24 कार्यकारी निदेशक शामिल होते हैं। ये IMF के दैनिक कार्यों का संचालन करता है। ये निदेशक सदस्य राष्ट्रों या राष्ट्रों के समूह से चुने जाते हैं। बड़े औद्योगिक देशों के अपने अलग कार्यकारी निदेशक होते हैं, जबकि अधिकांश देश 4 या अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रों में समूहीकृत होते हैं। भारत की तरफ से IMF में कार्यकारी निदेशक बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है। कार्य कोटा विस्तार करना, विशेष आहरण अधिकार SDR का वितरण, नवीन सदस्यों की IMF में नियुक्ति, IMF के समझौतों और कानूनों में संशोधन का अधिकार शासक मंडल और कार्यकारी बोर्ड के पास है। प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रशासनिक मंडल का प्रमुख होता है। इसे कार्यकारी बोर्ड द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। परंपरागत रूप से यूरोपीय व्यक्ति को प्रबंध निदेशक बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास को सुगम बनाना, विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना, भुगतान की एक बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में सहायता करना,
भुगतान संतुलन संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्य देशों को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ संसाधन उपलब्ध कराना। मंत्रिस्तरीय समितियां। आईएमएफ में दो मंत्रिस्तरीय समितियां होती हैं जो आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सलाह देती हैं। एक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय समिति, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी। इसमें 24 सदस्य होते हैं। ये 1900 गवर्नरों में से चुने जाते हैं और सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष 2 बार होती है। कार्य, वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा, समझौतों के अनुच्छेदों में संशोधन के प्रस्ताव पर चर्चा। 2, विकास समिति, डेवलपमेंट कमिटी। ये आईएमएफ तथा विश्व बैंक का संयुक्त मंच है। ये आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एवं विश्व बैंक के 25 सदस्यों की संयुक्त समिति है। कार्य, विकास के मुद्दों पर सलाह देना, विकासशील देशों, उभरते बाजारों एवं आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों पर आईएमएफ एवं विश्व बैंक के गवर्नर्स को सलाह देना। ये अंतर सरकारी सहमति स्थापित करने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कार्य। 1, निगरानी, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखना। प्रत्येक सदस्य देश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन तथा द्विपक्षीय निगरानी, आमतौर पर वर्ष में एक बार। बहुपक्षीय सदस्य निगरानी, वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में प्रकाशन। सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन, भविष्य के आर्थिक संकट की चेतावनी तथा विनिमय दर नीतियों का मूल्यांकन। काले धन और आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध लड़ाई में भूमिका। 2, क्षमता निर्माण, सदस्य देशों को तकनीकी सहायता, नीतिगत सहायता तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। सदस्यों को आर्थिक नीतियों और संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए व्यवहारिक सहायता। 3, ऋण प्रदान करना, भुगतान संतुलन की कठिनाई वाले देशों को ऋण प्रदान करना। आईएमएफ ऋण निम्न उद्देश्यों के लिए देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार का पुनर्निर्माण, मुद्रा को स्थिर रखना, ऋण सेवा और आयात भुगतान। नोट, आईएमएफ किसी विशिष्ट परियोजना के लिए ऋण नहीं देता है। आईएमएफ की कोटा व्यवस्था, जब कोई देश आईएमएफ की सदस्यता लेता है तो उसे एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। इसे ही कोटा कहा जाता है। कोटा निम्न 4 आधारों पर निर्धारित किया जाता है। 1, सदस्य राष्ट्र की जीडीपी। 2, आर्थिक खुलापन। 3A, आर्थिक परिवर्तनशीलता। 4, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार। प्रमुख कोटा, यूएसए 70.47%, चीन 4.5%, भारत 2.47%। कोटा की समीक्षा, प्रत्येक 5 वर्ष में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कोटा की समीक्षा करता है। परिवर्तन के लिए कुल मतदान शक्ति के 85% की अनुमति आवश्यक है। देश की सहमति के बिना कोटा नहीं बढ़ाया जाता। विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर, ये आईएमएफ की कृत्रिम मुद्रा इकाई है। ये ब्याज वाली अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है जिसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग योग्य मुद्राओं में बदला जा सकता है। इसे वर्ष 1995 में आईएमएफ द्वारा सृजित किया गया। एसडीआर सदस्य देशों को उनके कोटा के अनुपात में आवंटित किए जाते हैं। एसडीआर का मूल्य 5 मुद्राओं की बास्केट पर आधारित है: अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रैनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड। इस बास्केट की हर 5 वर्ष में समीक्षा की जाती है। एसडीआर बास्केट में शामिल होने के मानदंड: विश्व के शीर्ष 5 निर्यातकों में शामिल होना, आईएमएफ द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रयोग योग्य मुद्रा के रूप में मान्यताएं। एसडीआर के उपयोग, निर्देशानुसार लेनदेन, आईएमएफ के साथ लेनदेन, सहमति के साथ लेनदेन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऋण व्यवस्था। एक, आरक्षण भाग, रिजर्व ट्रांच, बिना ब्याज का ऋण, मूलधन 3-5 वर्ष में वापस करना होता है। देश अपने कोटा का 25% आरक्षण भाग के रूप में निकाल सकता है। 2, क्रेडिट ट्रांच, कोटा का 25% 4 किश्तों में, शर्तयुक्त ऋण, ब्याज रहित 3-5 वर्ष में चुकाना। 3, भुगतान संतुलन की गंभीर समस्याओं के लिए ऋण, कोटा का 300% तक ऋण, शर्तयुक्त 3-5 वर्ष में चुकाना, ब्याज रहित। 4, अन्य सुविधाएं, संरचनात्मक समायोजन सुविधा, SAF 1986, विस्तारित निधि सुविधा, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, तात्कालिक गैर रियायती ऋण, प्राकृतिक आपदा और संघर्ष के बाद रियायती ऋण, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, वर्ष 1939 में G7 शिखर सम्मेलन में स्थापना, धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण पर केंद्रित। FATF 2 सूचियां जारी करता है: ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट वाले देशों को IMF वित्तीय सहायता नहीं देता। भारत और IMF, भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। भारत और IMF के बीच सहजीवी संबंध हैं। भारत द्वारा IMF से लिए गए ऋण 1981-84 $3 बिलियन, 1981-84 1930 SDR के तहत $8.4 बिलियन तथा स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 2 किश्तें। वर्तमान स्थिति: भारत अब IMF से कर्ज नहीं लेता बल्कि IMF को कर्ज देता है, जैसे वर्ष 2020 में यूरोपीय देशों के लिए।